नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुराण चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू फीवर के बारे में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेंगू वायरस होता क्या है, डेंगू फीवर क्या होता है, किस तरीके से वो ट्रांसमिशन जो है वो उसका होता है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसके जो हम देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट या फिर उसका जो मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो डेंगू फीवर जो रहता है ये मॉस्किटो बॉर्न फीवर बुखार जो है वो रहता है, जो कि मच्छर के काटने से या मच्छर के फैलाने की वजह से जो है ये होता है। कौन सा ऐसा जो ये रहता है मॉस्किटो, वो रहता है फीमेल एक रहता है, मतलब नारी रहता है। और ये मॉस्किटो जो रहता है ये एडिस एगिप्टी जो रहती है, ये एक स्पीसीज रहती है एडिस की, उसके द्वारा जो है ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा ट्रांसमिशन जो है वो होता है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है स्पीसीज में, जो ये मेन जो मॉस्किटो है, जो फीमेल मॉस्किटो है एगिप्टी एडिस जो स्पीसीज है उसमें से एगिप्टी जो रहता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। एल्बोपिक्टस जो रहता है ये कुछ मात्रा में या कुछ प्रतिशत जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है डेंगू जो है फैलाने के कारण। जो इसके स्पीसीज हैं इसमें कुछ एक दो और मॉस्किटोज हैं जिन्हें माना जाता है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं डेंगू फैलाने के लिए, पर प्राइमरीली एगिप्टी और सेकेंडरीली हम देखते हैं एल्बोपिक्टस जो है ये नहीं माना गया है कि ये डेंगू फीवर जो है ये फैलाने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये जो मॉस्किटोज हैं ये चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मतलब ये जो मॉस्किटोज हैं ये जिस तरीके से डेंगू फीवर के जो कैरी करते हैं, जो उसका जो डेंगू फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसी तरीके से चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आगे हम लोग जो कंटिन्यूएशन में जो वीडियोस बनेंगे, जो टॉपिक बनेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये मेनली देखा जाए जो ये वायरस रहता है ये फ्लेवी वैरिडाई फैमिली जो रहती है उस फैमिली के ये जो वायरस रहता है उसके कारण जो है ये सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और डेंगू के जो 4 तरह के सीरोटाइप्स रहते हैं, सीरोटाइप्स जो अगर सिंपल भाषा में अगर आज के पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कोविड में हमने देखा कि अलग अलग जो उसके रूप हैं कोरोना वायरस के, तो उसको भी ये कैटेगराइज किया गया है डीएनवी, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू वायरस जो है, और डेंगू वायरस 3 और 4। तो DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। एक और देखा गया है कि DENV5 का एक जो सीरोटाइप, 5वां सीरोटाइप भी WHO को ये देखने को मिला है, जिसके ऊपर अभी रिसर्च और ये टीम जो है वो पूरा काम कर रही है। तो ये जो सीरोटाइप्स हैं इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी को एक अगर सीरोटाइप्स अगर हो जाता है, अगर एक जो रूप है उसका डेंगू वायरस का वो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है और इससे वो रिकवर कर लेता है, तो उससे उसको हमेशा के लिए इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। सिंपल है, वायरस है, एक रूप उसके अगर आपको फाइट करके अगर आप उससे इंप्रूव कर लेते हो तो आप उससे लगभग पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए जो आप है इम्यूनिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये हमने कोरोना वायरस में भी हमने देखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि जो ट्रांसमिशन जो है वो डेंगू वायरस का किस तरीके से होता है। तो सिंपल एक भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू वायरस हुआ है तो वो एक वेक्टर हो जाता है, मतलब वो ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, किसी को छूने की वजह से ये नहीं होता है या फिर छींकने वगैरह से नहीं होता है, ये होता है मॉस्किटो के थ्रू। तो इसे थ्रू मॉस्किटो बाइट जो है वो कहा जाता है। और भी कई चीजें ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं जो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन उसका परसेंटेज काफी रेयर है। पर जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल रहता है जो वो रहता है थ्रू मॉस्किटो बाइट। तो एडिस एगिप्टी जो रहता है ये जब इन्फेक्टेड जो व्यक्ति रहता है जिसमें ऑलरेडी डेंगू हो चुका है, जब ये उसे काटता है तो उसके शरीर में वो डेंगू वायरस के जो वायरस रहता है वो अपने शरीर में वो ले लेता है। ये वायरस क्या होता है कि जब इंसान के शरीर में आता है, जब मॉस्किटो के शरीर में जब जाता है, इंसान के शरीर में ऐसे बाइट के थ्रू मॉस्किटो ने अपने शरीर में जब वो ले लेता है, तब वो उसके मॉस्किटो के जो शरीर में है ये रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एक 8 से 10 दिन का जो पीरियड रहता है जिसे एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, उस यानी EIP, इस पीरियड के दौरान वो पूरी तरीके से वायरस जो है वो बनता है और ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो जो है वो हो जाता है।
ये पूरी प्रोसीजर 8 से 12 दिन की रहती है। इसका टाइमिंग जो रहता है ये कम ज्यादा इसलिए होता है, उसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और इसमें जो एम्बियंट टेम्परेचर रहता है वो 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि एक एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसका रखा जाता है, या तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को सिंपल भाषा में एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। उस समय में ये टेम्परेचर रहता है। और ये जो टाइमिंग है, ये जो चेंजेस होते रहते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या क्या रहता है, और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक तो एम्बियंट टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो ये टाइमिंग जो है वो जो वायरस के जो मॉस्किटो के अंदर जो बन रहा है उसमें इतना समय जो लगता है, उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होता है टेम्परेचर में, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। वायरस कौन से जीनोटाइप का है, DENV1 है, 2 है, 3 है या 4 है, उस पर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। इनिशियल वायरल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी जब उसने मच्छर ने इंसान को जब काटा तब वो वायरल में उसके इंसान के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक बार अगर कोई मॉस्किटो इससे इन्फेक्शियस अगर जो हो जाता है, वो जब वो उसके अंदर पूरी तरीके से ये वायरस डेवलप पूरी तरीके से हो जाता है, तो जितनी लाइफ रहती है मॉस्किटो की, वो पूरी लाइफ में ये जो डेंगू है वो फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। मतलब उतनी उसमें क्षमता आ जाती है कि वो वायरस जो है वो बार बार कई लोगों को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। एक बार अगर उसके अंदर पूरी तरीके से इन्फेक्शन वायरस जो है वो डेवलप अगर हो जाता है, तो एक बार शरीर में आने के बाद क्या होता है, ह्यूमन टू मॉस्किटो जो ट्रांसमिशन रहता है ये अलग अलग तरीके से होता है। मतलब किसी व्यक्ति में अगर डेंगू वायरस ऑलरेडी है तो प्री सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक जो कंडीशन रहती है, मतलब किसी इंसान में ऑलरेडी डेंगू वायरस है पर अभी तक सिम्टम्स आए नहीं है, शुरुआत में सिम्टम्स आने के हैं, उस दौरान भी अगर मॉस्किटो काट लेता है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल रहता है मॉस्किटो के अंदर वो वायरस आने के, और फिर वो रेप्लिकेट होता है इस तरीके से और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देता है। अगर किसी व्यक्ति में ऑलरेडी सिम्टम्स आ गए हैं तब अगर कोई मच्छर उसे काटता है तो भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। असिम्टोमेटिक यानी किसी के अंदर ऑलरेडी डेंगू वायरस है पर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, डेंगू वायरस ऑलरेडी आ चुका है, दिख भी रहा है, रिपोर्ट में भी दिख रहा है, पर सिम्टम्स नहीं है, तो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। और एक कंडीशन रहता है 2 days बिफोर सिम्टोमेटिक एंड 2 days आफ्टर रिकवरी। मतलब आज अगर किसी को डेंगू वायरस से सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स आज अगर दिख रहे हैं तो इससे 2 दिन पहले भी जब तक वो मेरे शरीर के अंदर वो अपना काम कर रहा है वायरस, इस दौरान भी अगर कोई मच्छर मुझे काटता है तो भी वो जो वायरस अपने अंदर ले लेता है और फिर वो रेप्लिकेट करके आगे बढ़ाता है। और अगर आज मैं पूरी ट्रीटमेंट अगर आज मैंने ले ली जो डॉक्टर ने मुझे कहा है, मैं ठीक हो गया, बुखार भी निकल गया, उसके 2 दिन के अंदर भी आज अगर मैं रिकवरी हो जाती है पूरी, अगर मुझे लगता है ठीक हूँ, बुखार वगैरह सिम्टम्स सब खत्म हो जाते हैं, और 2 दिन की तक तो इस दौरान भी अगर मुझे कोई मच्छर काट लेता है तो भी मेरे अंदर से कुछ जो सिम्टम्स रहेंगे, कुछ अगर वायरस के जो कुछ रूप रहेंगे वो मॉस्किटो ले सकता है और उसे ट्रांसमिशन जो है वो करने का जो एलिजिबल रह जाता है। मैटरनल ट्रांसमिशन मतलब अगर कोई गर्भवती माँ है तो वो क्या अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है क्या? वैसे तो ह्यूमन टू ह्यूमन टच करने से ही ज्यादा फैलता है नहीं, पर मैटरनल में ये माना गया है, कुछ परसेंटेज लो है कि जो गर्भवती माँ है वो अपने बच्चे को ये ट्रांसमिशन जो है वो करने के चांसेस रहते हैं, परसेंटेज कम है पर फिर भी है। अदर क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए? कोई अगर ब्लड ट्रांसमिशन कर रहा है, किसी को ऑलरेडी डेंगू हो चुका है, उसने अगर ब्लड डोनेट किया हुआ है कुछ समय पहले, या फिर जैसे सिम्टम्स आने से पहले कई लोग डेंगू जो मतलब ब्लड डोनेशन अगर करते हैं सिम्टम्स आने से पहले, तो उनके ब्लड वगैरह अगर स्टोर है तो ब्लड ट्रांसमिशन या किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रांसमिशन के द्वारा ये चांसेस जो है वो रहते हैं, पर इसका परसेंटेज जो काफी कम है। जैसे मैटरनल ट्रांसमिशन है उसका परसेंटेज काफी जो है वो हम देखते हैं कम है। अब देखते हैं कि जो वेक्टर की इकोलॉजी मतलब क्या है कि ये जो मॉस्किटो की है ये किस तरीके से पनपते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो ये जो एडिस एगिप्टी है और एडिस एल्बोपिक्टस है, ये जो 2 वायरस हैं, देखा जाए तो ये पेड़ के जो टहनी रहती है, जो नीचे कहीं खड्डा रहता है पेड़ में, वहां पे सरवाइव ज्यादा करते हैं। या फिर देखते हैं कि जो बाम्बू का जो पेड़ रहता है, बाम्बू स्टिक्स वगैरह जो रहती है, वहां पे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। पर धीरे धीरे इन्होंने इस तरीके से एडेप्टेशन ले लिया है ऑलरेडी कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के सराउंडिंग में जहां जहां पे पानी स्टोर हो जाता है वहां पे ये इजीली जो है वो पनपना या फिर ये जो है
अपनी साइकिल जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि टायर का, जैसे हम लोग एड वगैरह में देखते हैं कि टायर में पानी जमा है, कूलर का पानी है, गमले में पानी जमा है, इधर उधर कहीं हम देखते हैं गंदगी है, तो वहां पे ये इजीली जो है सरवाइव कर सकते हैं। अब देखिए कि ये जो मॉस्किटोज हैं दोनों, ये मॉर्निंग के समय में, अर्ली मॉर्निंग के समय में या फिर इवनिंग के समय में, बिफोर जो हम देखते हैं कि सूर्योदय के पहले जितना ये समय रहता है, अर्ली मॉर्निंग में या फिर सूर्योदय के जो पहले एकदम, या तो फिर प्राइमरी टाइम जो रहता है वो इवनिंग का टाइम रहता है, जहां पे सबसे ज्यादा ये घूमते हैं और सबसे ज्यादा ये अपना जो वायरस है ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये प्राइम टाइम रहता है। दोपहर के समय में ये इतना आपको देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम देखते हैं कि तो शाम के समय में मच्छर जो है वो ज्यादा हमको देखने में मिलते हैं, क्योंकि ये उनका प्राइम टाइम रहता है बाहर निकलने का और ये ट्रांसमिशन करने का। तो ये समय में हमें सेफ्टी रखना काफी जरूरी है। दूसरी बात, आजू बाजू में हम देखते हैं कि जो ये साफ सफाई हम लोग करते हैं वो हमें अच्छे तरीके से करना है। और एक बात देखता हूं कि जो फीमेल ये जो मॉस्किटो है ये दिन के समय में जो है अपने अंडे अगर छोड़ती हैं तो ये ड्राई एटमॉस्फियर में, ड्राई एनवायरनमेंट में ये कई महीनों तक इनके अंडे जो है वो सरवाइव करते हैं। पर जैसे ही ये किसी ऐसे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी पानी के टच में आ जाते हैं जहां पे जैसे स्टोर पानी है, जो खराब पानी है, जो हम कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, जैसे ही वो अंडे जो है वो इसके कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ही समय में वो फूट के वहां पे उनका जो सर्वाइवल हो जाता है। तो ये मेन उनका जो ब्रेड एंड बटर है, ये जो छोटा मोटा जो पानी स्टोर हो जाता है, जो गंदगी स्टोर रहती है उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, ये उनका जो है सर्वाइवल एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे इस तरीके से उनका हो सकता है। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि यहाँ पे अच्छे से आप लोग साफ सफाई जो है वो अच्छे से करें। डेंगू फीवर के हम लोग देखते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। साइन और सिम्टम्स हम देखा जाए तो डेंगू फीवर के ज्यादातर देखने को मिलते नहीं है इनिशियल लेवल पे, और काफी एक समय के बाद जो है वो देखने को मिलते हैं, या फिर साइन और सिम्टम देखने को भी नहीं मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी। तो ये एक सिम्टम जो रहते हैं वो 2 से 7 दिन तक रहते हैं, या फिर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 10 दिन का एक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रहता है। इसे 2 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है WHO द्वारा। एक है डेंगू विथ और विदाउट सिम्टम और दूसरा है सीवियर डेंगू। तो डेंगू विथ और विदाउट सिम्टम जो एक ऐसी कंडीशन रहती है कि जिसमें प्रॉपर सुपरविजन की काफी जरूरत रहती है, क्या ताकि ये सीवियर डेंगू की तरफ जो है वो ना आ सके। तो ये जो डेंगू विथ और विदाउट सिम्टम जो रहता है इसमें सीवियर हेडेक रहता है, पेन बिहाइंड आईज, मसल्स या फिर ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है, नोशिया, वोमिटिंग, स्वॉलन ग्लैंड्स वगैरह हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। टेम्परेचर जो रहता है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है, या फिर जिससे हम लोग 104 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट जो है वो कहते हैं, वो उसके ऊपर जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जब डेंगू वायरस जो रहता है विथ और सिम्टम, जिसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर टेम्परेचर रहता है कुछ दिनों तक, 2 से 4 दिनों तक, अगर नीचे नहीं आता है तो ये थोड़ा सा सीवियर कंडीशन या फिर सीरियस कंडीशन होती है, जिसे ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है। दूसरा है सीवियर कंडीशन। इसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद सडनली टेम्परेचर नीचे आ जाता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या तो फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये सीवियर कंडीशन है। ये थोड़ा सा चिंताजनक वाली जो बात रहती है वो ये रहती है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा लीकिंग भी होता है, ज्यादा प्लाज्मा बॉडी से कम हो जाता है। उसके बाद देखते कई लोग देखते हैं कि प्लाज्मा का जो सप्लीमेंट जो रहता है, प्लाज्मा लगाया जाता है बाहर से, तो ये उसमें कई बार जो रहता है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है सिचुएशन। फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीवियर ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है। कभी कभी देखा जाए तो जो वॉमिट करते हैं उसमें से ब्लीडिंग आती है, फिर जो पोटी वगैरह जो स्टूल वगैरह है उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लीडिंग आने के चांसेस रहते हैं। ऑर्गन इम्पेयरमेंट, मतलब जो प्रॉपर तरीके से जो ऑर्गन्स है वो काम नहीं करते हैं, लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, फटीग हो जाता है, ब्लीडिंग गम नोज हो जाती है, रेस्टलेसनेस, काफी थकान लगती है आपको। तो ये सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, और ये 24 से 48 घंटे के में अगर प्रॉपर इसको सुपरविजन देना काफी जरूरी रहता है। एक एक जो सिम्टम्स से जो चेंजेस आ रहा है उसे सुपरविजन देना और उसे रिकवर करवाना और उसे ट्रीट करना काफी जरूरी रहता है। अदरवाइज ये काफी सीवियर कंडीशन हो सकती है, ऑर्गन जो है डैमेज भी हो सकते हैं इंटरनल, या फिर कभी कभी डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है सुपरविजन इसका काफी ज्यादा जरूरी रहता है इनिशियल लेवल पे, ताकि ये सीवियर जो डेंगू जो कंडीशन है वहां तक ये ना आ सके। अब देखते हैं कि जो डायग्नोसिस या फिर इसमें जो ट्रीटमेंट है डेंगू फीवर में वो किस तरीके से होता है और क्या ट्रीटमेंट जो है वो इसमें दी जाती है। तो सबसे पहली बात एक RT-PCR टेस्ट होती है, जो सबसे ज्यादा देखते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेस्ट है। इसके लिए एक टेक्निकल स्टाफ प्रॉपर चाहिए रहता है जो ट्रेन रहता है और इसके बारे में पूरी जानकारी रखता है इस टेस्ट के बारे में।
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, पीसीआर टेस्ट जिसे आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये डेंगू के लिए जो है, अगर जानना है कि डेंगू फीवर है या नहीं, या फिर कितना प्रतिशत है, या फिर कौन सा सीरोलॉजी है, वो इसमें प्रॉपर तरीके से पता चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये काफी एक जो सीवियर रहते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस काफी ज्यादा रहते हैं, तो ये लोग ज्यादातर ही प्रेफर करते हैं। अदरवाइज कुछ और मेथड्स भी जो है वो जैसे बेसिक लेवल पे हमें कहा जाता है, जो डेंगू प्रोफाइल टेस्ट कही जाती है, जिसमें आईजीजी, आईजीएम, NS1 जो टेस्ट होती है, जो रेगुलर जो हम लोग करवाते हैं, वो क्या होती है, लगभग वही लोग ज्यादातर करवाते हैं। एलाइजा मेथड होती है, एक किट मेथड या फिर एलाइजा मेथड से ये किया जाती है टेस्टिंग। NS1 जो क्या रहता है कि ये वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब जो वायरस हमारे बॉडी में आ गया उसके द्वारा अगर कोई प्रोटीन अगर डेवलप कर रहा है, प्रोटीन अगर वो डेवलप कर रहा है, तो वो उसके जानना है, तो वो पता चलता है कि NS1 एक रिपोर्ट रहती है, एक तो ब्लड टेस्ट रहती है, उसके द्वारा पता चलता है। 20 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आता है। किट रहती है, उसमें जो ब्लड सैंपल डाला जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो उसमें नोट किया जाता है कि NS1 का प्रतिशत कितना है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके बाद एक सीरोलॉजिकल मेथड रहती है जिसे एलाइजा मेथड कहा जाता है। इसे कहा जाता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे मेथड। तो इसके द्वारा ये पता चला जाता है कि इसमें जो टेस्टिंग होती है वो IgG और IgM टेस्टिंग होती है। IgM ये जो टेस्ट होती है ये पता करने के लिए होती है कि अगर रिसेंटली अगर किसी को अगर डेंगू वायरस उसके बॉडी में गया है, तो वो जानने के लिए कि भाई अभी रिसेंट कंडीशन उसकी वायरस की क्या है, अगर प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो IgM जब होता है तो ये विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स या फिर 1 वीक का जो रहता है वो जो इन्फेक्शन है बताता है। और ये अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने के अंदर हुआ है तो वो IgM जो है वो लगभग उस व्यक्ति में पॉजिटिव आता है। उसका प्रेजेंस जो है वो रिसेंट प्रेजेंस जो है वो डेंगू का वो उसमें दिखाता है। IgG क्या करता है, IgG पास्ट प्रेजेंस जो है वो ये प्रूव करता है कि किसी व्यक्ति को अगर पहले पिछले साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले अगर हुआ है तो ये IgG के द्वारा पता किया जा सकता है, जो टेस्टिंग है, कि पहले भी इस व्यक्ति को जो डेंगू वायरस जो है वो हुआ है। क्योंकि उसके जो डेंगू वायरस के लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी जो जनरेट हो जाती है वो इसके द्वारा एक टेस्टिंग के द्वारा पता की जा सकती है कि IgG है या नहीं, मतलब पहले इसे डेंगू वायरस हुआ है या नहीं। तो ये एलाइजा मेथड के द्वारा होता है या फिर किट मेथड के द्वारा भी इसे किया जा सकता है। सेम ब्लड सैंपल उसमें डाला जाता है और कुछ ही मिनटों में जो है इसका रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की टेस्टिंग जो होती है ज्यादातर ये IgG, IgM, NS1 जो है वो लोकल में की जाती है, परफॉर्म की जाती है, या फिर इसे डेंगू प्रोफाइल के नाम से भी जो है वो कहा जाता है, देखने को मिलता है। कई लोग IgG, IgM ही करवाते हैं, या फिर कई लोग तीनों प्रोफाइल करवाते हैं, या फिर कई लोग NS1 भी देखते हैं। कई लोग हर किसी डॉक्टर की अपने अपने हिसाब से एक स्टडी जो है वो रहती है। ट्रीटमेंट इसमें क्या रहती है, ज्यादातर इसमें एकदम से माइल्ड सिम्टम्स से सीवियर सिम्टम्स आने में समय लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड लगता है। उस दौरान आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, फ्लूइड इंटेक करने के लिए कहा जाता है। फ्लूइड में अल्कोहल बेवरेजेस जो रहते हैं वो उसमें नहीं आते हैं। आप नारियल पानी पीजिए या फिर दूसरे जो फ्लूइड्स हैं, जूसेस वगैरह हैं, वो ज्यादातर जो है वो आप इसमें पी सकते हैं। और एक मेन बात यह है कि इस कंडीशन में अगर कोई आपको कहता है कि कोई दवाई लो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड है वही दवाई लेना। खास करके जो एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल ही अगर इसमें रामबाण इलाज है। अगर आपको कोई, जैसे मैंने सिम्टम्स बताया कि सर दर्द होता है, हेडेक मतलब बॉडी एक होता है, मसल जॉइंट पेन जो होते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल ही आप लेना। अदरवाइज और कोई मेडिसिन पेन किलर के रूप में आप नहीं लेना, ना ही किसी सलाह से कोई कहता है तो लेने के लिए कहता है तो बिल्कुल ना लीजिएगा। पैरासिटामोल ही इसमें रामबाण इलाज है पेन किलर के लिए। NSAIDs रहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स रहते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन जो कई लोग कहते हैं ज्यादातर रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन तो इतना नहीं दिखता है, आइबुप्रोफेन है। पर ये NSAIDs बिल्कुल नहीं लेना है, NSAIDs नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो थोड़ा सा पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से हेमोरेज होने के काफी चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा रह सकते हैं डेंगू कंडीशन में। तो पैरासिटामोल ही आपको एक रामबाण इलाज है। तो कभी भी आपको पेन किलर होता है तो आप, या फिर बुखार भी होता है तो हम लोग को एक ही सिंपल बात याद रख दीजिए कि पैरासिटामोल ही लेना है। ये साइकोलॉजी, कई लोग अगर हम लोग टैबलेट ले भी लेते हैं तो सिवाय पैरासिटामोल के आगे हम लोग ना जाएं, और अगर मेडिसिन और लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही जो है वो लेना काफी जरूरी रहता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।